हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैट्राइसेस, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। मैट्राइसेस, वैसे तो हमने 11th में मैट्राइसेस के बेसिक्स देखे हैं कि व्हाट इज़ मैट्राइसेस, फिर मैट्राइसेस कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि मैट्राइसेस में कौन कौन से ऑपरेशंस या अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम एडवांस मैट्राइसेस देखेंगे कि मैट्राइसेस पे और कौन से फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे मैट्राइसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसका इन्वर्स कैसे निकलता है और उसका एप्लीकेशन। ये हमें 12th में है। जो 11th में देखा वो हमारा बेसिक है, और 12th करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 11th पे आपका हैंड हो मैट्राइसेस पे। तो इसीलिए हम एक रिविज़न लेंगे 11th में क्या क्या हमने पढ़ा, और उसके बाद हम देखेंगे कि 12th में आपको मैट्राइसेस में क्या दिया गया है। नाउ आपको सपोज ये एग्जाम्पल दिया है 1, 2, 4 एंड 3। ये इस तरह से आपको कोई दिया है दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, तो इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमने 11th में ही देखा है कि इसे क्या 10th में 11th में ये दिया गया है कि दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की हर डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, वो कैसे निकलती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सभी को पता है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा? 3 माइनस 4 2 ज़ा 6, तो आपको क्या मिलेगा आंसर? -3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? -3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ना अगर इस डिटर्मिनेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मैट्राइसेस। सपोज सेम डिटर्मिनेंट को मैंने ऐसे लिखा 1, 2, 4 एंड 3, और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया, तो इसे हम बोलेंगे क्या? मैट्राइसेस। मैट्राइसेस को हम कैपिटल ए से या फिर कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी और व्हाटएवर। तो इसको हमने इस तरह से मैट्राइसेस को हमारे डिनोट किया। मैट्राइसेस की इस तरह से वैल्यू नहीं निकाली जाती है, पर मैट्राइसेस को ऐसे रिप्रेजेंट ज़रूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्राइसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हर मैट्राइसेस का एक ऑर्डर होता है। क्या होता है? हर मैट्राइसेस को एक ऑर्डर दिया गया होता है। ऑर्डर से पहले हम देखेंगे कि मैट्राइसेस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे ये हम देखते हैं, तो इसको कैसे अरेंज किया है? ये रोज है और ये कॉलम्स है, ठीक है ना। ये सपोज R1 रो है, ये R2 है, दिस इज कॉलम C1 एंड दिस इज C2। तो रो को R1 R2 से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्राइसेस को एक और चीज़ से बोला जाता है कि मैट्राइसेस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ योर नंबर्स इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, तो हर मैट्राइसेस का एक ऑर्डर होता है जो बताता है कि हमारे मैट्राइसेस में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें कितने रोज मिल रहे हैं आपको? 1 and 2। दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2। कितने रोज मिले? 2। सो यहाँ पे लिखेंगे 2। नेक्स्ट कितने कॉलम मिल रहे हैं? 1 and 2, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। सो दिस रिप्रेजेंट रो एंड दिस सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट और सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट कॉलम। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ योर मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस का ऑर्डर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है रो और दूसरा कॉलम, और ये क्या बताता है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हमारे मैट्राइसेस में है। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख सकते हैं। सपोज आपको BA मैट्राइसेस दिया है जिसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। रोज काउंट करते चलिए। 1, इसको नाम देते हैं R1। ठीक है, ये हो गया R1 और दूसरा हो गया R2। वर्टिकल लाइंस यानी रोज और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कॉलम्स, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। वर्टिकल यानी रोज और हॉरिजॉन्टल यानी कॉलम। सो दिस वर्टिकल लाइन डिनोट्स रो 1, दिस सेकेंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द रो 2, दैट इज R2। नाउ दिस रिप्रेजेंट कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइन C1, this represents C2 and this represent C3।
तो अब बी मैट्रिसेस को कैसे बोल सकते हैं, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। आया ध्यान में कि इसका ऑर्डर कैसे लिखे, 2 क्रॉस 3। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए इसको इस तरह से ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आया। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसको ऑर्डर दिया है, तो आपको समझ जाना है कि हमें कितने रोज और कितने कॉलम्स उसमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और हमेशा ये भी याद रखना है कि इसको R1, R2 और C1, C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप आगे भी 12th में भी जब हम मैट्रिसेस हम डिटेल्स में देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट तो यही रहेगा, R1, R2, C1, C2, इसको कैपिटल A या कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं हमारा मैट्रिसेस। नाउ हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि हम 11th का जस्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और प्रॉब्लम सोल्यूशन में नहीं जाते, क्योंकि बेसिक रिवाइज करना ज़रूरी है। उससे पहले आप 12th के प्रॉब्लम्स या 12th के एडवांस में नहीं जा पाओगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट इज अवर रो मैट्रिसेस। पहला क्या है, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 रो। ठीक है, ओनली 1 रो, हम लिख सकते हैं ओनली 1 रो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक ही रो होता है। ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम आप कितने भी ले सकते हो आपको, लेकिन रो कितनी लेनी है, एक ही लेनी है। एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं 2। ठीक है, इसमें रो कितनी है, एक ही है, कॉलम कितना है, एक ही है। ठीक है, तो ये पहला लेटर हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2, 3, 7। ठीक है, 2, 3, 7 ये एग्जांपल है। अब इसमें कितनी रो मिली आपको, R1, और कॉलम कितना है, C1, C2, C3, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 क्रॉस 3, क्योंकि एक रो है 1 लिख दिया और 3 कॉलम्स है इसलिए 3 लिखा। तो हर इसमें देखना आप पहला एलिमेंट हमेशा 1 आएगा। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा पहला एलिमेंट 1 आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही रो होता है। ठीक है, ये हो गया रो। सेकंड हम देख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जिस तरह से रो मैट्रिक्स में सिंगल रो है, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओनली कॉलम 1, ओनली सिंगल कॉलम हमको मिलता है, एंड एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं इसको, अब ये 2 सपोज ये एग्जांपल है, इसमें कितना आया, एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये मैट्रिक्स, इस तरह का सिंगल डिजिट मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम और रो दोनों में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, 3, 10, 6 और 7। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, दैट इज C1। रोज कितने हैं, R1, R2, R3। कितने रोज मिले, 3 रोज। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 क्रॉस 1। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, इसलिए 3 क्रॉस 1 लिखा। तो देखो अब सेकेंड एलिमेंट हमेशा 1 है ना। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जब आपको सिंगल कॉलम मिलता है कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रो मिलता है आप बोलते हो रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, नाम ही बता रहा है जीरो मैट्रिक्स का कि वो क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स में इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, चाहे आप 1 लो, 2 लो या मल्टीपल कोई भी लो, आपको सारे एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, ज़ीरो। ठीक है, अगर हम सिंगल लेते हैं तो वो भी ज़ीरो रहेगा, अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो वो भी ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये 1 क्रॉस 1 हो गया, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 हो गया। इसमें 3 रोज 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1। तो ये सारे किस तरह के मैट्रिसेस हो गए, जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो ही होते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें जीरो मैट्रिक्स में। ये 3 हो गया। नाउ विल सी स्क्वायर मैट्रिक्स। Our fourth is square matrix.
नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर आपको इन जनरल फॉर्मूला अगर पूछे तो आप स्क्वायर में क्या बोलोगे? हैविंग सेम साइड्स, है ना, जिसको सारे साइड्स के मेजर कैसे होते हैं? सेम होते हैं, उसको आप बोलेंगे कि वो है स्क्वायर। तो इसीलिए उसी का कंसेप्ट लगाया है स्क्वायर मैट्रिक्स में। इट विल हैव रोज इज इक्वल टू कॉलम। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। हम यहाँ कंफ्यूजन हटाने के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे आप लिख सकते हो 1 2 3 एंड 6, ये है। अब इसका ऑर्डर क्या है? कितने रोज है इसमें? 2 रोज है। कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है ना। R1 R2 लो एंड C1 C2। सो 2 क्रॉस 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो 7 5 8 1 2 3 9 10 16। सो ये एग्जाम हो गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का। इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे ये दोनों हो गए आपके कैसे? स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम होते हैं तो आपको उसे स्क्वायर मैट्रिसेस बोलना है। अब आगे के जो मैट्रिसेस हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो स्क्वायर मैट्रिसेस से ही डिराइव हुए हैं। मतलब कंपल्सरीली वो मैट्रिसेस स्क्वायर होना जरूरी है। जैसे कि आप देखिए, हम देखेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। 5th वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल आपको पता है क्या है? अगर हम स्क्वायर देते हैं, ये जो आप बोलते हो इसको क्या बोलते हो आप? डायगोनल बोलते हो, है ना। ये आपका क्या होता है? डायगोनल। तो जब भी आप स्क्वायर मैट्रिसेस ड्रॉ करो तो आपको डायगोनल क्या मिलेगा? ये होता है आपका डायगोनल। 1 और 6 डायगोनल एलिमेंट है। 7 2 एंड 16 ये क्या है? आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखिए, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स यानी जिसमें आपको डायगोनल एलिमेंट्स तो दिए गए हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं। जैसे इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 3 है, 2 है। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 9 10 5 8 और 3। दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड होती है। जैसे आप लोगे एग्जांपल 1 1 2, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिख लो। 1 1 2 सपोज ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0। आया ध्यान में? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 by 2 मैट्रिक्स अगर हो 1 3 और ये एलिमेंट्स 0। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स है और रेस्ट आर द 0, ठीक है। नाउ डायगोनल एलिमेंट्स की एक है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। आप अगर इस तरह का मैट्रिक्स लो तो इसमें आपको डायगोनल एलिमेंट मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स लो या फिर आप ये मैट्रिक्स लो, इसमें आपको डायगोनल एलिमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट्स आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस में ही मिलते हैं, ठीक है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही पॉसिबल है उसका डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप क्लियरली ऐसे ही बता सकते हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी 6th एग्जाम्पल, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ वैल्यू होल्ड करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। जैसे हम ले रहे हैं वैल्यू 5 5 और 5, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है? सेम है। बाकी सब वैल्यू क्या होल्ड करेंगे? 0। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। सपोज ए वैल्यू देते हैं, ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है।
इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कुछ और भी, लेकिन वो वैल्यू सारी सेम होना चाहिए, तभी उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जब डायगोनल में हम कंडीशन लगाते हैं तब हमको मिलता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इतना ध्यान में आया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलर से डिराइव हुआ हुआ, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 7th। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है डिफरेंस कि अगर आपका स्केलर मैट्रिक्स है तो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्या वैल्यू मिलती है, 1, जैसे 1 1 और 1, रेस्ट ऑल आर 0। स्केलर में हम क्या बोलते हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होना जरूरी है, वो ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी 0 रहेंगे ये तो हमें पता ही है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली आप आगे जब आप 12th में जाएंगे, 12th में आप देखोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिवर्सली आप आई से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आप इन्वर्स वगैरह, आप जब इन्वर्स वगैरह करोगे मैट्राइसेस के आगे तो आपको ये काम आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब ये हो गया 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 0 0 1, ये हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है, क्योंकि हो ना हो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स पे कंडीशन लगी है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, इसीलिए ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो इसको आप 2x2 या 3x3 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से समझ आ रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या आ रहा है नाम से ध्यान, कि कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, अपर पोर्शन में ट्रायंगुलर बन रहा है। पर इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करें या लोअर ट्रायंगुलर जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो कैसे ड्रॉ करें। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से एक ट्रिक ध्यान रखिए, अगर वो अपर बोला जाता है तो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 3 और 4। सपोज ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ अपर ट्रायंगुलर दिया है तो उसको ट्रिक से कैसे याद रखना है, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब लोअर डायगोनल कौन से है, इसके नीचे वाले एलिमेंट, इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2, ये तीनों एलिमेंट 0 होंगे। बाकी यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो, 7 8 9, ये आपके समझने के लिए है। तो कैसे, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, अपर पोर्शन में एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पर इसको ध्यान बस एक ही ट्रिक से रखिए कि अगर अपर बोला है तो उसके अपोजिट क्या होता है, लोअर। तो लोअर ट्रायंगल में हमें बिलो या फिर बोलेंगे लोअर द डायगोनल एलिमेंट, हम क्या ड्रॉ करेंगे, 0। हम क्या कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 एलिमेंट लिखेंगे। ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड हम 9th देखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर यानी आपका लोअर पोर्शन में ट्रायंगल बन रहा है। लोअर ट्रायंगुलर यानी क्या हो रहा है, आपके लोअर पोर्शन में ट्रायंगल बन रहा है। तो लोअर का अपोजिट क्या होगा, अपर, मतलब अपर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट्स सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 और 4, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है। तो क्या बताया है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 आते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स यानी
ये मिल गया आपको अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये मिल गया आपको 0, और यहाँ पे आप 7, 8, 9 ले लीजिए। ठीक है, तो ये लोअर पोर्शन में ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं? लोअर पोर्शन में ट्रायंगल बन गया ना, इसलिए इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस ट्रिक ये याद रखनी है, लोअर अगर दिया है तो अपर पोर्शन में आपको जीरोस बनाने हैं, अपर ट्रायंगुलर दिया है तो लोअर पोर्शन में आपको 0 लिखना है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक से याद रखो कि अपर आया तो लोअर पोर्शन में बनाना है 0 और लोअर आया तो अपर पोर्शन में 0 बनाना है। ठीक है, नाउ विल सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? नाम से पता चलता है, सिमेट्री नाम से ही हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं सिमेट्री यानी क्या। हम किसी भी चीज़ की सिमेट्री बोलते हैं यानी क्या, अगर उसको प्रॉपर एक्सिस से ड्रॉ कट करते कोई पोर्शन को और उसको ओपन करते तो हमको दोनों साइड में इक्वल पोर्शन मिलते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है। जब मैं इसको फोल्ड करूंगी या ओपन करूंगी तो हमको ये दोनों पोर्शंस कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे ना, तो ये हो गई सिमेट्री। तो सिमेट्री यानी क्या? मिरर की तरह काम करता है कि अगर हम उसके आर पार देखें या उसे देखें तो हमको हमारा ही रिफ्लेक्शन मिलता है, राइट? तो इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वही फंडा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सपोज हमको दिया है डायगोनल एलिमेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, याद रखो। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने जितने भी पढ़े हैं ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस में ही आते हैं। ठीक है, नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स में सपोज 1, 5, 6 ये हमको दिया है डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसकी कंडीशन क्या है? ये मिरर की तरह काम करता है और इसके अपोजिट जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं -3, इधर मिलेगा -3, यहाँ पे मैं लेती हूँ 9, इधर मिलेगा 9, इधर लेती हूँ 8, यहाँ मिलेगा 8। तो देखिए ये डायगोनल के अपोजिट में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सेम मिल रहे हैं कि नहीं, है ना? तो इस तरह के मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। डायगोनल के अपोजिट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, दैट इज नथिंग बट योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डिराइव हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के अपोजिट जो एलिमेंट्स दिए हैं वो सेम तो होते हैं लेकिन उनका साइन अलग होता है, साइन अपोजिट होता है। अगर एक एलिमेंट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1, 5 और 6 आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स दिए हैं। अगर एक आपका -3 है तो दूसरा आपका 3 होगा, एक 9 होगा तो दूसरा -9 होगा, एक 8 होगा तो दूसरा -8 होगा। आया ध्यान में? ये देखिए 8 -8, 9 -9, 3 -3 आया। साइन के चेंजेस है दोनों में, इसीलिए इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस समझ आया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये मिरर की तरह काम करता है डायगोनल, जिसमें अपोजिट एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक में उनकी साइन चेंज होती है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के अपोजिट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी साइन जो है वो चेंज होती है। तो ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 2, 1, 4, 3। ठीक है, ये 2 × 2 आपको मैट्रिक्स दिया गया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका करना है। सपोज ये ए है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे ऊपर टी लिखा जाता है, ए के ऊपर टी लिखेंगे मतलब ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, ये इस तरह से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, फास्ट बता रही हूँ, क्योंकि आपका ऑलरेडी 11th में हो चुका है। ठीक है, तो बस एक रिवीजन है आपकी कि 11th में आपने क्या क्या देखा, ताकि मैं 12th का आपको आगे बता सकूँ। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज क्या मिला?
क्या आएगा ए ट्रांसपोज। इसमें एक स्पेशलिटी है कि आपको आपका जितने भी कॉलम्स होंगे उसको रो में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट कॉलम होगा तो उसको फर्स्ट रो बनाइए, सेकेंड कॉलम होगा तो उसको सेकेंड रो बनाइए। जैसे कि ये दिया है आपका फर्स्ट कॉलम C1 और C2, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, राइट। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है, 2 and 4, तो वो 2 and 4 को रो में लिखिए, 2 and 4, ठीक है, ये लिख लिया मैंने बराबर यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दिया है C2, कॉलम C2, तो सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 और 3, तो यहाँ लिखूंगी 1 और यहाँ लिखूंगी 3। हो गया, एक्सचेंज कर लिया मैंने रो और कॉलम्स में। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हो गया ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। हम 3x3 मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं आपका कन्फ्यूजन हटाने के लिए। सपोज बी ये मैट्रिक्स है, अब इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 3 7, ठीक है, ये हो गया मेरा मैट्रिसेस बी। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, इसको रिप्रेजेंट करूंगी बी टी से। अब ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाना होता है। फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है, 1 8 और 9, इसको रो बनाइए 1 8 और 9। सेकेंड कॉलम में क्या एलिमेंट्स है, 3 3 और 2, तो इसको रो बनाइए 3 3 और 2। सीक्वेंस यही रखना है, बदलना नहीं है सीक्वेंस की, नंबर सेम है और सीक्वेंस बदल दिया, वैसा नहीं करना है। C3 में क्या है, 7 8 और 11, 7 8 और 11, तो ये आपका बन गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आया ध्यान में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसा किया गया है। दिस इज द ट्रांसपोज, बहुत सिंपल है। ट्रांसपोज मैट्रिक आपको बहुत से प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, सिंगल 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में, कि ये एक मैट्रिक्स दिया और कहा गया कि उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, अगर ये इजी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए आता है और आप अच्छे से कर पाओ तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, मैंने स्टार्टिंग में वैसे आपको बता दिया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताया था ना। जैसे आपको एक ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 and 4, ये आपका ए मैट्रिसेस है और कहा गया है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मॉड ए, और फिर इसको वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं हमेशा, 1 2 3 और 4। और वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने आपको एकदम शुरुआत में ही बताया है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। 4 1 ज़ा 4 and 3 2 ज़ा 6, ये माइनस की साइन क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 4 - 6 इज व्हाट, -2। तो आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली, -2, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर आपको बोलते हैं डिटर्मिनेंट निकालो और मैट्रिसेस दिया है तो आपको क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सिमिलरली अब ये तो सिंपल है, 2 by 2 आया तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन अगर 3 cos 3 मैट्रिक्स आता है तो कैसे करेंगे। लेट्स सी, इसको थोड़ा स्पेस लगेगी हमको। हम सपोज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ये मेरा 3 cos 3 मैट्रिक्स है। सपोज यहाँ माइनस साइन रखती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो एक ही प्रॉब्लम में आपको समझ आएगा कि कॉम्प्लिकेटेड भी कैसे करना है, ठीक है। ऐसे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें, आप ध्यान से समझोगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब याद रहेगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट 3 cos 3 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमें पहले कंसिडर करना है सबसे पहला फर्स्ट नंबर। देखते चलिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, 6 1 3 1, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पोर्शन। कैसे लिया,
अब ये पोर्शन कैसे लिया, आप पूछोगे ये पोर्शन कैसे आया, अब दूसरा कोई भी स्क्वायर ले सकते थे, नहीं, क्योंकि हमने 1 लिया है तो इस रो को और इस कॉलम को हम कट कर देंगे। बचा क्या, 6 1 3 1, तो हमने 6 1 3 1 का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, ये पहला। उसके बाद हमेशा नेगेटिव साइन आती है, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, माइनस। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है आपका, 2, यहाँ लिखो 2 -2, सॉरी दिस इज -2, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। देखिए इस तरह की गलतियाँ बहुत बार पेपर में होती है कि हम माइनस को भूल जाते हैं, माइनस यहाँ दिया है तो हम कन्फ्यूजन करके माइनस नहीं लिखते हैं। वैसा हमें नहीं करना है, धीरे सॉल्व करना है लेकिन करेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस दिया है तो मैंने इसको क्या लिखा, -2। अब क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखिए ये हटा देते हैं फॉर टाइमिंग ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, अब मैंने क्या कंसीडर किया है, नंबर 2 कंसीडर किया है ना, 1 हट गया अपना नंबर। अब मैंने क्या लिखा है, -2, तो इस कॉलम को और इस रो को हटा देते हैं। कौन कौन से नंबर बचे, 5 1 2 और 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 1। ठीक है, अब एक तीसरा नंबर बचा है अभी भी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस। अभी यहाँ माइनस लिया था, अब यहाँ प्लस लेंगे, 3 इंटू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ वीडियो पॉज करके वापस देखते जाओ अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये 3 अब मैंने कंसीडर किया, अब 2 को हटा दिया है। ठीक है, अब ये कंसीडर नहीं कर रहे, अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 3, तो ये 3 की कॉलम कट गई और ये रो और ये कॉलम कट गया। अब बचा क्या, 5 6 2 3, 5 6 2 और 3। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट, इसकी क्या वैल्यू है, 6 3 और 1 की, 6 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 -3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये बेसिक है, 10th में आपने देखा है, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, तो इसका क्या है, 5 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2, मतलब क्या हो गया, 5 - 2 प्लस, ये प्लस साइन यहाँ दी गई है, ये प्लस वैसे का वैसा लिखा, इंटू 3। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएंगी, 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 6 6 2 ज़ा 12। ठीक है, इसको सॉल्व करने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब 6 - 3 3 हो गया, 3 1 ज़ा 3 प्लस, हाँ, प्लस 5 - 2 3 3 इंटू 2 6 प्लस 15 - 12 3 3 इंटू 3 9। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई टोटल, 9 + 9 कितने हो गए, 18। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली आपको, 18। आया समझ में, जब 3 cos 3 डिटर्मिनेंट रहता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आओगे तब आपको इतना सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना सब करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत फास्ट में सॉल्व करोगे, बस आपको प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगी। अलग अलग प्रॉब्लम्स लीजिए, सॉल्व करके देखिए, तो आपको ये बहुत फास्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो लास्ट टॉपिक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जब भी कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, सपोज आपको ये मैट्रिक्स दिया है -3 -3 4 और 4। ठीक है, इसी तरह का नहीं, कुछ और भी हो सकता है मैट्रिक्स में, और उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 4 इंटू 3 4 इंटू -3 -12
माइनस साइन हम लेते ही हैं हमेशा बीच में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो, और -3 इंटू 4 -12। अब ये क्या हो गया, -12 + 12, वैल्यू क्या मिली, 0। जब भी किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ऐसे मैट्रिसेस को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी मैट्रिसेस की वैल्यू आपको 0 मिलती है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हम इन्वर्स सॉल्व करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे कि हर मैट्रिक्स को इन्वर्स करने से पहले हमको ये बोला जाता है कि पहले फाइंड करो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। ये कंडीशन होती है, अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको बोला जाए कि सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, जस्ट उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 मिलता है तो वो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट कोई और वैल्यू मिलती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नाउ अभी 11th में हमारा एक और टाइप बचा है, टाइप हो गए, एक और चीज़ बची है, एक और टॉपिक बचा है, दैट इज नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा यानी क्या, हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। हमारे जो मैथ्स में नंबर्स होते हैं उसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब करते हैं, है ना। उसी तरह मैट्रिसेस में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों पॉसिबल है। सो लेट्स सी एडिशन कैसे करी जाती है, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अब सपोज आपको एक एग्जांपल दिया है A 1 2 3 6, दूसरा एक B दिया है मैट्रिसेस जिसका दिया है 5 7 2 1। ठीक है, एक C मैट्रिसेस दिया है जिसको लिखा गया है 1 2 3 6 8 5। ठीक है, ये 3 मैट्रिसेस दिए। अब इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, कितने रोज और कितने कॉलम्स है, 2 रोज है R1 R2 और 2 कॉलम्स है C1 C2। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, सिमिलरली 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, क्योंकि कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। अब हमें दिया है कि एडिशन परफॉर्म करो। एडिशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, या सब्सट्रैक्शन करने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। जैसे आपको दिया है A + B करने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबल कब होता है, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तब। अब देखिए A का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, और B का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, सेम है। इसका मतलब है कि आप इन दोनों का एडिशन बेझिझक परफॉर्म कर सकते हो। और एडिशन कैसे करते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है, कोई भी एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना है, रेस्पेक्टिव फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से ऐड, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे 1 को 1 और 5 को ऐड करेंगे, पहले 1 + 5, दूसरा 2 + 7, देन 3 + 2 और 6 + 1। तो आपको क्या मिला, 6 9 5 और 7, ये मिला आपको मैट्रिसेस की एडिशन A + B। सिमिलरली आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। अगर आपको बोला है A - B करने के लिए, तो सेम आपको पहले चेक करना है, और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा एडिशन करने से, या सब्सट्रैक्शन करने से भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने बोला है, तो सबसे पहले चेक करूंगी ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर सेम है एग्जैक्टली 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। 3 क्रॉस 3 होता तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 होना ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ A - B कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट 1, यहाँ पे 5, 1 - 5, यहाँ पे 2 7, 2 - 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 - 2, यहाँ पे 6 - 1। क्या मिला आपको सब्सट्रैक्शन, -4 -5 1 और 5। ये आपका हो गया A - B का परफॉर्मेंस। ठीक है, आया इतना समझ में।
नाउ इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस का, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। बहुत लोग इसमें गलतियाँ कर जाते हैं, आते हुए भी गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला, सपोज एग्जाम्पल लीजिए, आपको बोला b प्लस सी ऐड करो, तो आप ऐड करोगे क्या b प्लस सी को? क्योंकि b का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और c का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो ये एडिशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं। इसलिए b और c का एडिशन नहीं होगा या इनका सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी ऑर्डर्स अलग है, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। अगर आपको दिया है a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई बाय b करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कंडीशन क्या होती है? a का क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, b कौन सा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब पॉसिबल है कि नहीं पहले ये चेक करना है, तो कैसे करोगे? इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करना, फर्स्ट मैट्रिसेस का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट चेक करना। अगर ये दोनों भी सेम होते हैं तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम है, अगर आपको सपोज दिया होता ये दो मैट्रिसेस दिए होते, एक का ऑर्डर होता 2 क्रॉस 3 और दूसरे का ऑर्डर होता 3 क्रॉस 2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। मतलब पहले मैट्रिसेस की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज, तो क्या मिलेगा? 3 और 3 सेम है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब हम एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं ताकि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये आपको समझ आए, ठीक है। अब क्या नंबर दिए हैं? 1 2 3 6 और दूसरा दिया है 5 7 2 1। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम ये सोच सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिलेगा, ये ऑर्डर का मैट्रिक्स हम कंपेयर करते हैं, और ये जो बचा हुआ है वो हमको क्या डिनोट करता है कि अगली मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा। ये जो पहले और आखिरी नंबर है वो क्या डिनोट करता है, अगले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा। तो अगले मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारा क्या है 2 क्रॉस 2, अगले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट करने के बाद हमको क्या मिला C11, या फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है A11 A12 A13 A14, ठीक है। ये एलिमेंट हमको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सपोज मिलते हैं। अब A11 को देखिए आप, इसमें क्या है फर्स्ट रो एंड सेकेंड, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? A11 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 5 1 ज़ा 5 और 2 इंटू 2 4, ठीक है, और उनका एडिशन होगा। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो क्या है ये और सेकेंड कॉलम क्या है ये, तो इसीलिए 1 इंटू 7 और 2 इंटू 1, 1 इंटू 7 क्या हो गया 7 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। नाउ अब ये एलिमेंट दिया है, इसको लिखे 2 1 और 2 2, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। वो मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ 2 1 और 2 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो क्या है 3 और 6, फर्स्ट कॉलम क्या है 5 और 2, सो 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 1 ज़ा 6, तो आपको क्या मिला मैट्रिसेस 9 9 27 और यहाँ क्या मिला 27। सो ये है आपका
मैट्रिसेस कंप्लीट मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। आया ध्यान में, आया समझ में कि कोई कन्फ्यूजन है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक और एग्जाम्पल इसका लेके देखते हैं मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज मुझे बोला गया है b इंटू सी करो। अब हमें b भी दिया है, c भी दिया है। b का क्या है 2 क्रॉस 2 और c का क्या है 2 क्रॉस 3। सबसे पहले चेक करना है कि मैट्रिसेस पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट चेक करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिसेस का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या है 2 क्रॉस 2 सेम है, 2 इंटू 2 सेम है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और जो आने वाला मैट्रिसेस है वो कैसा रहेगा 2 क्रॉस 3। ये जो बचे हुए 2 एलिमेंट है ना, ये 2 एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो आने वाला मैट्रिसेस होगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, मतलब A1 1 A1 2 A1 3 3 कॉलम बन गए और 2 रोज है A2 1 A2 2 A2 3। ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया हमारा। नाउ अब हमें सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। ठीक है, नाउ A1 1 दिया है, मतलब फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। देखिए ये सब हटा दीजिए, ये आपको दिखना नहीं चाहिए, बस इतना ही, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो क्या आया 5 इंटू 1 5। ठीक है, 5 इंटू 1, फिर 7 इंटू 6 क्या आया 7 6 42। ठीक है, नाउ नेक्स्ट A1 2 फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है 5 और 7 और सेकेंड कॉलम क्या है 2 और 8। तो 5 2 ज़ा 10 और 7 8 ज़ा 56। नाउ थर्ड इज A1 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है वही है सेम 5 और 7 और थर्ड कॉलम क्या है 3 और 5। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 5 ज़ा 35। ये हमको पहले रो के एलिमेंट मिल गए। अब दूसरी रो की बारी है, दूसरी रो के लिए दूसरा रो ही यूज़ करना होगा। तो क्या हो गया सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2 1 6 ज़ा 6, मतलब 2 प्लस 6 हो गया। अब सेकेंड के लिए क्या है 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 और 8 1 ज़ा 8, तो हमको क्या मिला 4 प्लस 8। Now next is 2 into 3 that is 6 plus 1 into 5 that is 5। अब इसका एडिशन परफॉर्म करो, that is 47 66 8 12 और 11, ये आपको मिला B क्रॉस C का प्रोडक्ट। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू C क्रॉस B। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, वैसा मैट्रिसेस में नहीं चलेगा। ठीक है, B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू C क्रॉस B, हमेशा ध्यान रखना। और अगर आपको चाहिए तो आप करके भी देख सकते हो, बुक में सॉल्व करके देखिएगा कि ये दोनों चीज़ें अलग होती है, ये आपको समझ आएगा। ठीक है ना, इसका लास्ट टॉपिक एक देखते हैं कि मैट्रिसेस फॉर्म कैसे करते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारे 11th का, और उसके बाद हमारा 12th का हम शुरू करेंगे ये होने के बाद। ठीक है, नॉन एक बस लास्ट और बहुत ही इजी है, दैट इज हाउ टू फॉर्म अ मैट्रिसेस। सब देख लिया मैट्रिसेस क्या, उसके टाइप्स क्या, सब देख ले, लेकिन मैट्रिसेस बनता कैसे है वो देखा ही नहीं। सपोज हमें दिया है ए ये मैट्रिक्स AIJ करके। ठीक है, I और J क्या रिप्रेजेंट करता है रोज और कॉलम। ठीक है, ये I क्या रिप्रेजेंट करता है रो और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम।
ठीक है, ये सपोज हमारा सिंपल लेते हैं, 3x3 की भी प्रैक्टिस कर सकते थे, सिंपल लेते ही हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए फर्स्ट रो में है ये और फर्स्ट कॉलम भी है। ठीक है, पोजीशन ही डिटरमाइन करनी है। अब ये सेम फर्स्ट रो है, लेकिन ये कॉलम कौन सी हो गई, सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली ये सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है। ठीक है, A11, A12, A21, A22 आया ध्यान में, ये इतना हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज आपको दिया है Aij इज नथिंग बट 2i माइनस j। अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है Aij की वैल्यू क्या है, 2i माइनस j, तो आपको अब एक एक एलिमेंट डिराइव करना होगा। जैसे हम डिराइव करेंगे A11 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 1। ये दिख रहा है ना, ये सपोज i, ये सपोज j, तो i की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इसमें डालते जा रहे हैं हम, माइनस j की वैल्यू क्या है, 1। क्या मिला, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 क्या मिला, 1। ठीक है, Aij मिला आपको 1, या फिर A11 आपको मिला 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है A12, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 1 माइनस j की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 माइनस 2 0, मतलब A12 आपको क्या मिला, 0। ठीक है, नौ A21 निकालना है, तो इसमें i की वैल्यू क्या है, 2, सो 2 इंटू 2 माइनस j की वैल्यू क्या है, 1, सो 4 माइनस 1 क्या हुआ, 4 माइनस 1 3। नाउ नेक्स्ट इज A22, तो A2 की वैल्यू क्या है, इसमें i की वैल्यू क्या है, 2, 2 इंटू 2 माइनस j की वैल्यू क्या है, अगेन 2, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 कितने हो गए, 4 माइनस 2 2, तो ये मिल गया आपको A22 की वैल्यू, ये हो गया A21 की वैल्यू। सो जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, पहली वैल्यू क्या है, A11 की जगह क्या मिलेगा, 1, A12 की जगह 0, A21 की जगह 3 और A22 की जगह आप लिखेंगे 2। ये मिल गया आपको कंप्लीट मैट्रिक्स A। सो इस तरह से आप मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है और आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज दी है, तो आप पहले इस तरह का मैट्रिक्स बनाइए कि उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने देखा 11th का कंप्लीट सिलेबस, कि आपको 11th में क्या क्या बताया गया है, मैट्रिसेस क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उसको कैसे फॉर्म करते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस या अलजेब्रा फॉर्म कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।